हेलो। चलिए आप लोग एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो और ऑडियो क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, एक बार ये बता देना वीडियो और ऑडियो क्लियर है, फिर स्टार्ट किया जाए। क्लियर है? चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था डियर, रिविट एंड रिविटिंग टूल, है ना? रिविट एंड रिविटिंग टूल, उसमें हम लोग रिविट के बारे में अच्छे से पढ़े थे। रिविट वगैरह क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन सा किसको कहाँ यूज किया जाता है, ये सब हम लोगों ने देख रखा था। फिर हम लोग आगे पढ़ रहे थे स्पेशल रिविट के बारे में। स्पेशल रिविट, ठीक है, उसमें हम लोग एक पढ़ चुके हैं जो हमारे पास ब्लाइंड रिवेट थे, टीन मैन भी बोल रहे थे, पॉप रिवेट। पॉप रिवेट, तो पॉप रिवेट हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था पॉप रिवेट ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पर एक ही साइड से पहुंचो, दूसरी साइड कहीं ऐसे कंजेस्टेड जगहों पे जहां पे हम लोग पहुंच नहीं सकते, हैमर वगैरह चला करके रिविटिंग नहीं कर सके, तो वहां पर हम लोग अलग टाइप को पॉप रिवेट यूज किए थे, जिसमें क्या उस रिवेट के अंदर एक मैंडल डला होता था। मैंडल के हेड, दूसरी रिविट खोखली होती थी और उसके अंदर मैंडल डाला गया होता था। फिर जब हम लोग उसको पॉप रिविटर की मदद से, एक टूल की मदद से जब उस मैंडल को खींचते थे ऊपर की तरफ, तो उसका हेड नीचे क्या करता था, रिविट को फैला देता था और वह टूट करके बाहर निकल जाता था। तो हमारा पॉप रिविटर था जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा हुआ था। जो लोग पहला दिन है वो लोग पीछे की वीडियो पहले देख लेना, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। स्पेशल रिविट में पॉप रिविट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, एक्सप्लोसिव रिविट। क्या? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? विस्फोटक होता है ना, एक्सप्लोजन पदार्थ, एक्सप्लोजन मटेरियल जो विस्फोट करता है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव रिवेट इसका नाम क्यों रखा गया, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, है ना? यह देखिए हमारी एक रिवेट है, जो यह दो, एक पार्ट यह हो गया पार्ट ए, एक पार्ट ए हो गया पार्ट बी। दो पार्टों को दोनों पार्ट में होल कर दिया गया, फिर इसमें रिवेट पहले हमने अंदर डाल दी, रिवेट डाल दिया, और यहाँ जो बीच में हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यह जो लाइनिंग खींची गई अलग से बीच में, इसमें क्या किया गया, इसी में इस रिवेट के अंदर हम लोग क्या कर रखे हैं, इसमें हम लोग भर रखे हैं एक्सप्लोजिव पदार्थ, विस्फोटक मटेरियल यहाँ पे अंदर भरा हुआ है। ये जो मैंने पिंक कलर से खींचा है, इस तरह से अंदर इस रिविट के अंदर क्या भरा हुआ, रिविट के अंदर भरा हुआ है इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल, एक्सप्लोजिव पदार्थ इस रिविट के अंदर भरा हुआ है। पहले एक साइड हेड बना हुआ है, एक साइड हमारा नॉर्मल टेल है, और इसके बीच में एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा। तो हम लोग इसको पहले दोनों पार्ट के अंदर इस रिविट को इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे चूंकि एक्सप्लोसिव पार्ट भरा हुआ है, तो अब हम लोग उसको किसी हीटिंग आयरन, जैसे सोल्डरिंग आयरन होता है ना, सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, उसी तरह का कुछ आयरन लेंगे जो गर्म हो, उसकी मदद से हम लोग इसको गर्म करते हैं, रिविट पे टच कराएंगे। अगर वह आपका आयरन गर्म होगा तो वह क्या करेगा, यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। जब यह हीट जनरेट होगा तो चूंकि अंदर एक्सप्लोसिव पदार्थ है, जब बाहर हीट होगा तो अंदर भी हीट जाएगी, क्योंकि भाई मेटल है, मेटल में हमारा उष्मा का प्रवाह होता है। बाहर आप जब टच कराओगे तो हीट अंदर पहुंचेगी, अंदर हीट पहुंचेगी तो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा हुआ है, अब विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ वह हीट होकर के विस्फोट कर जाएगा। जब वो विस्फोट करेगा, फूटेगा, तो क्या होगी, इस तरह से हमारी, देखिए पहले नॉर्मल था, जहां पे फूटेगा तो ये हमारी रिविट का जो टेल है इधर, ये इस तरह से फैल करके हेड के रूप में हो जाएगा, और यह इस पार्ट को मजबूती से पकड़ लेगा। यह भी हमारा वहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल रिविट है जहां पे दूसरे साइड पे पहुंचा नहीं जा सकता है। हम लोग इसमें वही पढ़ रहे हैं ना, जहां पे दूसरी साइड पर पहुंचना मुश्किल है, कोई कंजेस्टेड जगह है जहां पे हम दूसरी साइड नहीं पहुंच सकते हैं, इंटरनल की आंतरिक जगह है, तो एक साइड से डालिए, दूसरी साइड विस्फोट करा देंगे, गर्म होते ही बाहर से टच कराएंगे, गर्म होकर विस्फोट कर जाएगा, बस काम हो जाएगा। टेल को कोई पूछ रहा भाई टेल को लिया जाएगा, मैंने बस हेड को छोड़ने की बात की है ना। मैंने कभी भी आपको बताया तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि हेड को छोड़ करके, टेल तो मैंने नाम लिया नहीं, अगर टेल को भी नहीं लेना आता तो वो भी बताता ना कि हेड और टेल दोनों को छोड़ करके, तब तो फिर लंबाई की बात ही नहीं रहेगी। आप बोलोगे जो बॉडी या सैंक होता है वही हमारा उसकी लंबाई होती है। भाई सबसे ऊपर हेड था, नीचे बॉडी या सैंक, सबसे लास्ट में टेल, तो अगर आपसे बोला जाए रिविट की लंबाई कितनी, तो आप कहते थे बॉडी या सैंक को रिविट की लंबाई कहते हैं, पर ऐसा नहीं है ना। सिर्फ हेड को छोड़ करके बाकी नीचे जितना भी पोर्शन है वह सब लंबाई में नापा जाएगा। चलिए ये समझ में आया कि नहीं? ये देखिए यहाँ लिखा है कि इस रिविट के सैंक वाले सिरे को एक्सप्लोजिव पदार्थ से भर देते हैं, विस्फोटक पदार्थ से भर देते हैं। फिर क्या होता है रिविटिंग के दौरान,
रिवेट को छिद्र में भी प्रवेश कराते हैं। फिर सोल्डरिंग आयरन के समान हीटिंग टूल से, सोल्डरिंग आयरन से नहीं कह रहा सोल्डरिंग आयरन जैसे हीटिंग का काम करता है उसी के समान कोई हीटिंग टूल होगा, उसकी मदद से हम लोग इसको अब एक्सप्लोसिव पदार्थ में विस्फोट कराएंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे, जब गर्म होगा तो विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही विस्फोट होता है रिवेट का सिरा हेड का आकार बनाते हुए फैल जाता है। जहां यह विस्फोट हुआ देखिए यह फैल गया, जब फैल जाएगा तो मजबूती से पकड़ लेगा और जोड़े जाने वाले कंपोनेंट पर रिवेट की पकड़ मजबूत हो जाती है। इसका भी उपयोग कहां करेंगे, जहां कार्य के केवल एक ही साइड में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक्सप्लोसिव रिवेट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके हम लोग सैंक बॉडी में जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम लोग एक्सप्लोसिव मटेरियल भर दे रहे हैं। इसको रिवेट को डालने के बाद इसको बाहरी हिस्से को, जैसे हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है इस टाइप का कोई हीटिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसकी मदद से इसको गर्म करेंगे, गर्म होकर या विस्फोट होगा या फैल जाएगा और पार्ट्स को मजबूती से पकड़ लेगा। और कुछ नहीं है इसमें, यही कहानी है इसकी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है हैंक रिवेट बुशेस। देखिए अब हैंक रिवेट बुशेस का यूज कहां करते हैं, तो कोई पतली धातु चादर और उसमें हम लोग कोई गहरा छिद्र बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई हमारे पास पतली धातु चादर है, जैसे यह देखिए यह नीचे तो यह सपोर्ट प्रदान किया गया है, यह हमारा कोई एनविल मान लीजिए इसको, एनविल जिसपे रख करके हम लोग ठोकते हैं, यह मान लीजिए नीचे एनविल है, ठीक है, या स्टेक है। लेकिन यह जो है यह हमारी पार्ट है, पार्ट कौन सा है, यह है पार्ट कह लीजिए या कह लीजिए सीट है। क्या है भैया, सीट, यह सीट हो गई। तो पतली सीट में, किसमें, एक मिनट, चलिए ठीक है। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्या कि कोई पतली सीट हो और उसमें हमें गहरा छिद्र चाहिए हो। कैसा छिद्र चाहिए हो, गहरा, क्योंकि भाई पतली सीट है, सीट पतली होगी तो उसमें एक ही दो चूड़ी बन पाएगा ना, एक दो तीन चूड़ी बन पाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें उसमें ज्यादा थ्रेड मिले, पतली सीट है लेकिन हमें थ्रेड ज्यादा चाहिए, उसमें चूड़ी ज्यादा मिले जिससे स्क्रू अच्छे से उसमें लग सके। तो जब ऐसी बात आती है कि पतली सीट में हमें ज्यादा थ्रेड की जरूरत है जिससे हमारा उसमें हमारा स्क्रू ठीक से फिट हो सके, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं हैंक रिवेट बुश। यही हमारा हैंक रिवेट बुश है। सीट पतली है, इसकी देखिए मोटाई ज्यादा है, तो हमें ज्यादा गहराई थ्रेड प्राप्त होगी ना। वैसे क्या होता है, बस दो तीन चूड़ी इसमें मिलता, अब इसको जब इसमें लगा देंगे तो इसकी वजह से इसमें हमें ज्यादा थ्रेड प्राप्त होगा, हमें क्या होगा, ज्यादा थ्रेड प्राप्त होगा। तो वही है कि हैंक रिवेट बुश से पतली धातु चादर में पतली धातु की जो सीट होती है उसमें गहरा चूड़ीदार छिद्र या समान व्यास की चूड़ी प्राप्त की जा सकती है। जहां स्टैंडर्ड नट लगाने की रेंज संभव नहीं होती वहां हम लोग इन्हें स्टैंडर्ड स्क्रू के साथ यूज करते हैं। मतलब जहां पे भाई अभी नॉर्मल पतली सीट है उसमें स्टैंडर्ड नट तो लग नहीं पाएगा, स्टैंडर्ड नट की मोटाई ज्यादा होती है, तो ऐसी जगहों पे जहां स्टैंडर्ड नट नहीं लगा पाते हैं वहां पर हम लोग स्टैंडर्ड सेट स्क्रू के साथ इसको यूज कर लेते हैं, हैंड रिवेट को। स्टैंडर्ड स्क्रू के साथ हम लोग हैंड वाला जो बूस है हमारा, हैंक सॉरी हैंड नहीं, हैंक रिवेट बूस, हैंक रिवेट बूस के साथ इसको यूज कर लेते हैं जिससे हमें गहरा छिद्र मिल जाता है। अभी आगे इसका फिगर देखना, स्टेप वाइज सब क्लियर हो जाएगा। कहानी क्या है, मैंने बोला कि हमारा भैया ये पार्ट है, ये पार्ट कह लीजिए या कह लीजिए धातु की पतली सीट है। क्या है, यह धातु की पतली सीट है, हमें सीट में चाहिए गहरा छिद्र और चूड़ीदार छिद्र जिससे हम लोग इसमें स्क्रू को लगा सके। तो हमने क्या किया, इसमें बीच में छिद्र किया और इसमें डाल दिया इस हैंक रिवेट बुश को। किसको डाल दिया, हैंक रिवेट बुश को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद हैमर की मदद से हम लोग, जो हैमर का होता है, तो हम लोग हैमर की मदद से इसके सैंक को, देखिए इसका क्या है, बॉल पिन हैमर है ना, एक साइड बॉल पिन और एक साइड बॉल पिन हैमर में यही होता है ना, एक साइड बॉल बना होता है एक साइड समतल फेस होता है। पहले बॉल पिन हैमर की मदद से हम लोग इसके सैंक को फैलाएंगे। तो देख रहे हैं पहले सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट था, देखिए ये स्क्वायर बन रहा है ना, फिर बाद में यहाँ क्या हुआ, देखिए जब इस पे जब इससे ठोकेंगे तो क्या होगा, देखिए बाहर की तरफ फैल रहा है, इधर देखिए बाहर की तरफ फैल रहा है, दिख रहा है ना। तो हम लोग बॉल पिन हैमर की मदद से क्या करते हैं, पहले स्ट्रेट होता है, इसको बॉल पिन हैमर की मदद से इस सैंक को पिट करके बाहर की तरफ फैलाते हैं। जब यह थोड़ा फैल जाता है लास्ट में समतल वाले फेस से, पहले बॉल पिन हैमर वाले फेस से, बॉल पिन वाले फेस से, फिर समतल वाले फेस से पीट करके अच्छे से ऐसे बैठा देते हैं।
देख रहे हैं, पहले ऐसे था, धीरे धीरे पिटते पिटते लटकता जाएगा और लास्ट में पिट करके अच्छे से बैठा देंगे। तो ये इसके साथ हमारा तैयार होगा। अब कोई अगर आप पहले कोई अगर आप स्क्रू लगाते तो उसको बस इतने में थ्रेड मिलता, अब क्या हो गया, अब एक गहराई बढ़ गया, इसको इतना थ्रेड मिलेगा। तो ये कि गहराई, पतली सीट में गहरा चूड़ीदार छिद्र प्राप्त करने के लिए, पतली सीट में गहरा चूड़ीदार थ्रेडेड छिद्र, थ्रेडेड होल प्राप्त करने के लिए हम लोग इस हैंक रिवेट बुश का यूज करते हैं। आया समझ में कि नहीं? समझ में आया? आगे चलें? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड नट। क्या डियर? स्पीड नट। यह नट हमारा क्या होता है, देखिए यह नट धातु की पट्टी में, मतलब ये सीट मेटल में इस प्रकार स्टैम्प किया होता है कि एक या दो चूड़ी पकड़ने योग्य जो भाग होता है, देख रहे हैं पतली है, यही स्पीड नट इस आकृति की है, पूरा स्क्वायर, ये हल्का सा उभरा हुआ है, ये कुछ इस आकृति से बनाया गया है, अलग अलग, ये अभी देखिए थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ। तो हम लोग इसको जो है, कोई भी जो हमारी धातु की सीट है, कोई भी सीट है, उस पर हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, कब? जब सीट में कोई होल नहीं हो, सीट में कोई होल नहीं होगा, यहां पे हम लोग जो स्क्रू यूज करेंगे वो सेल्फ टैपिंग स्क्रू। कौन सा स्क्रू यूज करेंगे? सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू क्या होता है? ऐसा स्क्रू जो खुद से थ्रेड काट करके सेट हो जाए। सेल्फ टैपिंग, सेल्फ मतलब खुद से, टैपिंग का मतलब होता है थ्रेड काटना। टैप मतलब समझते हैं ना, कहीं पर जब आंतरिक चूड़ी काटा जाता है तो उसको टैपिंग बोलते हैं, जहां बाहरी चूड़ी काटा जाता है वो डाई के द्वारा होता है ना, टैप के द्वारा टैपिंग, और बाहरी एक्सटर्नल थ्रेडिंग, बाहरी चूड़ी काटने के लिए, तो उसको, उसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। क्या? डाई। और आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप। तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू मतलब ऐसा स्क्रू जो खुद से टैपिंग करते हुए सेट हो जाए, मतलब इस सीट में किसी भी प्रकार का कोई होल नहीं किया गया है, ना ही होल में थ्रेड काटा गया, हम लोग स्क्रू को डायरेक्ट इसमें टाइट करेंगे, वो थ्रेड काटते हुए सेट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी उकड़ी वाले काम करते हैं, या कई बार आप प्लास्टिक के देखिए छोटा सा पेंच रहती है, वो मछली उसमें लगा करके डायरेक्ट मतलब पेंच को लगा देते हैं, कोई उसमें पहले से होल करके थ्रेड नहीं काटा जाता, डायरेक्ट पेंच अपना थ्रेड काटता हुआ सेट हो जाता है। तो ऐसे सेल्फ टैपिंग स्क्रू में फायदा होता है कि वो हिलता नहीं है, खास करके पतली सीटों में यूज किया जाता है। ये खुद से थ्रेड काटेगा तो मजबूती से उसमें सेट हो जाएगा, वह हिलेगा नहीं। थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू सेल्फ टैपिंग स्क्रू का एक प्रकार है जो थ्रेड को फॉर्म करता है ना, मतलब स्क्वीज करके, जब थ्रेड को स्क्वीज करके वह थ्रेड बना दे, उसमें से कोई चिप्स नहीं निकलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई कोई सीट है, इस सीट में हम लोग क्या कर रहे हैं डियर, कोई होल करके थ्रेड नहीं काट रहे, मतलब पहले होल करते उसमें थ्रेड काटते तब उसमें स्क्रू टाइट करते ना, लेकिन हम लोग होल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्फ टैपिंग स्क्रू, मतलब ऐसा स्क्रू जो खुद से टैपिंग करते हुए सेट हो जाए, वो डायरेक्ट उसमें थ्रेड काटते हुए सेट हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट थ्रेड इसमें काटते हुए घुसेगा तो इसके लिए एक बेस चाहिए होगा, जिसमें उसको बेस मिले, जो उसको सपोर्ट प्रदान करे, जिससे वो आसानी से उसमें थ्रेड काटता हुआ सेट हो सके। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज किया जाता है वहां पे स्पीड नट यूज कर लेते हैं। मतलब सेल्फ टैपिंग स्क्रू जिस सीट पे यूज करना उस सीट पर पहले क्या करेंगे, ये जो स्पीड नट है ना, स्पीड नट को पहले वहां लगा देंगे। किसको लगा देंगे? ये जो हमारा स्पीड नट है, जो हमारा स्पीड नट है, इसको पहले इस पे लगा दिया जाएगा, इस सीट पे। अब स्पीड नेट हल्का सा सीट से उभरा हुआ रहेगा, एक दो चूड़ी पहले ही पकड़ लेगा। तो जो हम लोग स्क्रू ले आएंगे तो स्पीड नट में देख रहे हैं यहाँ पे बीच में थ्रेड कटा हुआ है, एक दो दो चूड़ी इसमें भी है, एक दो चूड़ी कटी रहती है। तो जब हम लोग नॉर्मल सेल्फ टैपिंग स्क्रू को पहले यहाँ टाइट करेंगे तो एक दो चूड़ी इसमें फंस जाएगी, जिससे उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, स्क्रू को सीधा जाने के लिए जगह मिल जाएगा। तो एक दो स्क्रू इस नट में फंस जाएगा, फिर आगे को घुमाते रहेंगे तो वह उसी सीट में फिर आराम से सीट में जो है खुद से थ्रेड काटते हुए सेट हो जाएगा। तो यही काम है हमारा किसका? स्पीड नट का। जहां पर भी हमें सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज करना हो पतली सीट पर, उस सीट पर हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पीड नट लगा देते हैं। स्पीड नट सीट से थोड़ा ऊपर ही, क्योंकि भाई सीट के ऊपर आप लगा रहे हो तो सीट के ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा उभरा हुआ, मतलब सीट के ऊपर ही एक दो चूड़ी हमें मिल जाती है। इस स्पीड नट के अंदर एक दो चूड़ी हमें सीट के ऊपर ही मिल जाती है, फिर उसी से मैच कराते हुए सेल्फ टैपिंग स्क्रू को हम लोग इसमें छिद्र करते हुए सेट कर देते हैं। ठीक है,
जब टाइट करेंगे तो जैसे ही दाब बनेगा तो ये स्पीड नट अपने आप, जैसे क्योंकि भाई जब इसको टाइट करोगे, पहले तो इस पे रखा गया है, ये तो हिलेगा ना, वेल्डिंग सोल्डरिंग तो किया नहीं है आपने, स्पीड नट को उठा करके इस सीट पे रख दिया तो इधर उधर हिलेगा। लेकिन जब आप सेल्फ टैपिंग स्क्रू लगाओगे, एक दो चूड़ी फंसेगी, फिर जो टाइट करते हुए आप जब पूरा टाइट कर दोगे तो लास्ट में जो स्क्रू का हेड होगा वह जाकर के इसको खुद से दबा करके सीट में पूरा अच्छे से लॉक कर लेगा। तो वही कह रहा है कि जब स्क्रू को कसा जाता है पड़ने वाले दाब से अपने आप लॉक हो जाता है, बाद में जब टाइट करोगे तो वह इसको उस सीट के साथ दबा करके लॉक कर लेगा। आया समझ में कि नहीं? है भाई, स्पीड नट समझ में आया? चलिए, खुलेगा जब आप इसको, जिस स्क्रू से मैंने क्या बोला, स्क्रू जब लास्ट में वहां पार्ट में टाइट हो जाएगा तब उसके हेड के दबाव की वजह से यह सीट में लॉक हो जाएगा। लेकिन जब आप स्क्रू को खोलोगे तो उसके साथ फिर यह भी निकल आएगा ना, क्योंकि इसको हमने वहां पे सोल्डरिंग या कुछ तो किया नहीं है, नॉर्मल बस सीट पे रख दिया, ऊपर से स्क्रू टाइट किया जाए, स्क्रू लास्ट में यहाँ पहुंचेगा, जब पूरा कसा जाएगा, स्क्रू टाइट हो जाएगा तो अपने हेड से इसको दबा करके इस सीट के साथ लॉक कर लेगा। लेकिन स्क्रू अगर आप खोलेंगे तब यह फिर बाहर निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है? स्पेसिंग ऑफ रिविट। स्पेसिंग ऑफ रिविट, रिविट की स्पेसिंग, रिविट की स्पेसिंग। देखिए रिविट की स्पेसिंग से क्या मतलब है? रिविट की स्पेसिंग से मतलब ना कि रिविट के केंद्र से सीट के किनारे तक की दूरी। जब किसी भी सीट में, जैसे मान लीजिए यह सीट है हमारे पास, यह सीट मेटल है, सीट धातु धातु चादर है, इसमें मान लीजिए हमें रिविट लगाना है, तो जब हम लोग यहाँ पे रिविट लगा रहे हैं ना, मान लीजिए रिविट हमें यहाँ लगाना है, ये हमने रिविट लगा दी यहाँ पे, तो रिविट का जो केंद्र होगा, रिविट का केंद्र यह होगा, तो रिविट के केंद्र, तो रिविट का केंद्र है, तो रिविट के केंद्र से सीट के किनारे तक की यह जो दूरी होती है, यही क्या कहलाता है? स्पेसिंग ऑफ रिविट, यही कहलाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? किसी भी सीट मेटल पे, किसी भी धातु चादर पे जब हम लोग रिविट लगाते हैं, किसी भी धातु चादर पे जब रिविट लगाई जाती है, तो रिविट के सेंटर से, जहां रिविट लगाई जा रही है, रिविट के हेड का सेंटर लेंगे, रिविट के सेंटर से सीट के किनारे तक की जो दूरी होती है उसी को स्पेसिंग ऑफ रिविट कहते हैं। रिविट की स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ रिविट बोला जाता है। आया समझ में बात की नहीं? स्पेसिंग ऑफ रिविट बोलते हैं। ठीक है, वही यहां पे दिखाया गया, देखिए कि दो सीट, एक पार्ट ए यहां पे हो गया, पार्ट बी यहां पे हो गया, तो वही दिखा रहा है कि देखिए यह पार्ट बी है, तो पार्ट बी देखिए यह जो सीट का किनारा हो गया, यह सीट का किनारा हो गया, यह हमारी जो रिविट लगी है, रिविट का सेंटर लेंगे, रिविट का सेंटर, तो सीट के किनारे से रिविट के सेंटर, भाई यह सीट है ना, पार्ट एक सीट ए है, एक सीट ए है, तो यह मान लीजिए यह सीट है, तो सीट के किनारे से रिविट के सेंटर तक की जो दूरी है, यही हमारा क्या है? यही है स्पेसिंग ऑफ रिविट, स्पेसिंग ऑफ रिविट। ठीक है, यहाँ पे इधर भी देख लीजिए, अब इधर ऊपर वाला आ जाएगा पार्ट ए या पार्ट बी, यहाँ भी वही चीज है कि रिविट के किनारे से, देखिए सीट के किनारा और रिविट का सेंटर, रिविट के सेंटर से सीट के किनारे तक ना, रिविट के सेंटर से, या सेंटर हो गया, सेंटर से सीट के किनारे तक की दूरी, यही हमारा क्या है? स्पेसिंग ऑफ रिविट है, स्पेसिंग ऑफ रिविट है। यह कितना होना चाहिए? यह कितना होना चाहिए? तो कभी भी स्पेसिंग ऑफ रिविट जो होता है वह रिविट का व्यास, रिविट का व्यास कहां से लेते हैं डियर? बताइए मुझे, रिविट का व्यास किससे लिया जाता है? मैंने कल बताया था आपको, रिविट का व्यास किससे लिया जाता है या कहां से मापा जाता है? रिविट का व्यास कहां से मापा जाता है?
अगर सर ए वाले ए वाला भी मैंने आपको बता दिया ना, सीट के किनारे से। अब ये दोनों सीट में से कौन पहले आ रहा है उसके किनारा देखना पड़ेगा ना, कौन नजदीक है। यह तो दूर है काफी, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जो नजदीक में है। इधर कौन सी सीट नजदीक पड़ रही है, तो इधर ए वाली नजदीक पड़ रही है, तो इसको देखेंगे किनारे से। यह तो बहुत दूर हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, जो नजदीक वाले में। क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप लगाने लगोगे तो रिविट यहां लगाने आ जाओगे तो आपको तो सीटें नहीं मिलेगी ना, यह सीट यहीं तक है, रिविट यहां आ गई तो किसको जोड़ोगे। ठीक है भाई आशीष, सैंक के बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो हमारा रिविट का सैंक है, देखिए यहां दिखाया भी गया है डी, ये हमारा हेड हो गया, एक टेल हो गया। अब बीच वाला हिस्सा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, सैंक होता है। तो रिविट का जो सैंक होता है यही हमारा क्या होता है, रिविट का व्यास होता है। तो जो हमारी ये दूरी रखी जाएगी, मतलब कितना रखा जाएगा, मैंने बताया कि स्पेसिंग ऑफ रिविट क्या होता है, रिविट के सेंटर से सीट की, बता दिया था मैंने पहले। इस तरह से भी सीट भी बना करके, मान लीजिए आपके पास एक सीट है या आपके पास सीट है, आप रिविट यहाँ पे लगा रखे हो, तो रिविट के सेंटर से, कहां से भैया, रिविट का जो सेंटर है, रिविट का जो सेंटर, तो रिविट के सेंटर से, रिविट के कहां से, रिविट के सेंटर से सीट के किनारे तक ये जो दूरी है, यही हमारा क्या है, स्पेसिंग ऑफ रिविट है। क्या है, स्पेसिंग ऑफ रिविट। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रिविट है। यह कितना होना चाहिए, तो जो रिविट का व्यास है, रिविट के व्यास का 2 गुना, यह कितना होना चाहिए, 2 गुना। जबकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार यूपीआर भंडन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां पर उसने इसको 1.5 गुना मांगा था, जो रिविट का व्यास है उसका 1.5 गुना दूरी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, रिविट के व्यास का 1.5 गुना, मतलब स्पेसिंग ऑफ रिविट कितनी रहनी चाहिए, पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कि स्पेसिंग ऑफ रिविट क्या है। तो हमें मालूम है भैया कि रिविट के सेंटर से लेकर के सीट के किनारे तक की जो दूरी होती है वो स्पेसिंग ऑफ रिविट होती है। ठीक है, हमें ये मालूम है। अब बात आएगा कि स्पेसिंग ऑफ रिविट तो ये होती है, देखिए स्पेसिंग ऑफ रिविट रखे कितना, हम लोग रिविट को सीट के किनारे से कितना अंदर रखे, तो वह बताया गया कि भैया सीट के किनारे से रिविट को हमेशा कितना अंदर रखना चाहिए, तो डिपेंड करेगा कि रिविट का व्यास कितना है। हमें रिविट को सीट के किनारे से कितना अंदर रखना है, यह कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा कि रिविट का व्यास कितना है। तो रिविट का व्यास कितना है भैया, तो रिविट का व्यास जितना उसके 2 गुना दूरी के बराबर अंदर रखा जाता है। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रिविट कितना रखा जाएगा, रिविट की व्यास जितना है उसके 2 गुनी दूरी के बराबर। या फिर जैसा कि मैंने बताया आपके लिखी एग्जाम में एक बार इस चीज को 1.5D माना हुआ ना, 1.5D। डी मतलब क्या, डी मतलब क्या, रिविट का व्यास, जो वहां पे लिख रहा है 2D के बराबर। डी क्या है, ये जो 2D है या 1.5D है, तो डी क्या है, डी बराबर रिविट का व्यास, डायामीटर व्यास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, क्लियर हो गया कि नहीं, पहले ये मुझे बताइए। अब मुझे नहीं लग रहा कुछ डाउट होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझा दिया कि पहले स्पेसिंग ऑफ रिवेट क्या होता है और कितनी दूरी रखनी चाहिए। बार बार मैंने दोनों पार्ट का दिखाया, अभी कहां से कहां तक, नॉर्मल भी फिगर बना करके मैंने सीट पे दिखा दिया कि अगर कोई धातु चादर है तो किनारे से कितनी दूरी रखेंगे। समझ में आया कि नहीं है भाई, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ठीक है, देखिए अब बात आई क्या, मैंने बोला कि अब मान लीजिए, अब आप मुझे बताइए, मैंने सीट भी दिखा दिया, इस तरह से जोड़ करके भी दिखा दिया। अब आप बताइए, मान लीजिए या जो रिविट हमने यूज किया, जो हमने इसमें रिविट यूज किया है, इसका जो व्यास है, जो डाया है, वह मान लीजिए 20 mm है। मान लीजिए हमने जो इन सीट को यूज करने के लिए, इन सीटों को जोड़ने के लिए जो हमने रिविट यूज किया है, उसका जो व्यास है, व्यास कितना है, व्यास है वो 20 mm, 20 mm व्यास है। तो आप मुझे बताइए कि अगर रिविट का व्यास 20 mm है तो स्पेसिंग ऑफ रिविट कितना होगा। अगर रिविट का व्यास 20 mm है तो स्पेसिंग ऑफ रिवेट कितना होगा। स्पेसिंग ऑफ रिवेट का मतलब कि सीट के किनारे से रिविट के सेंटर की दूरी कितनी होगी, कितने पे हम लोग होल बनाएंगे।
बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। देखिए अगर 2D के हिसाब से लेंगे तो 20 गुना 40, और जो लोग 1.5D के हिसाब से लेंगे तो 30 आ जाएगा ना, क्योंकि भाई 2D, डी का मान 20 आ गया, तो 2D 2 गुना, तो 2 गुणे डी, 2 गुणे 20, 40 हो जाएगा। या 1.5D के हिसाब से रखेंगे तो 1.5 इंटू 20 तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुना 30, 30 mm, बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड। 40 mm और 30 mm ना। अगर डी इतना 20 mm रख रहे हैं तो अगर 2D के हिसाब से लेंगे, 2D के हिसाब से 40 mm हो जाएगा भाई, 2 गुणे 20, और 1.5D के हिसाब से क्या हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। दोनों लोग सही हो, अब समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए दिक्कत ये है ना, ये हम लोग क्यों फॉलो करते हैं कि अगर मान लीजिए हम सीट को बिल्कुल यहाँ किनारे लगा, जो रिविट यहाँ पे लगाना था, रिविट को हम बिल्कुल किनारे लगा दें, मतलब जो यहाँ पे रिविट का होल किया जा रहा है, रिविट जो आप लगा रहे हैं बिल्कुल सीट के किनारे लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। जब यहाँ पर रिविट लगा के आप रिविटिंग करोगे, पीटोगे, दो सीटों को जब जोड़ोगे, एकदम किनारे आप जोड़ रहे हो, एकदम किनारे यहाँ पे लगा करके, तो क्या होगा, अगर ज्यादा किनारे आप लगा करके जोड़ना चाहोगे, उसकी रिविटिंग करना चाहोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे सीट किनारे पे फट जाएगी। फट जाएगी कि नहीं, किनारे से फट जाएगी सीट ना। अगर हम लोग रिविट को ज्यादा किनारे पे कर देंगे तो होल भाई एकदम सीट के किनारे बनाओगे, जब होल बिल्कुल किनारे बनाओगे तो क्या होगी, थोड़ा सा भी जब आप रिविटिंग करोगे प्रेशर पड़ेगा सीटों पे, तो सीट वहीं से क्या होगी, क्योंकि एकदम नजदीक है किनारे के, तो वहीं से सीट क्रैक हो जाएगी, वहीं से सीट क्या होगी, क्रैक हो जाएगी। तो सीट को क्रैक होने से रोकने के लिए हम लोग स्पेसिंग ऑफ रिविट यूज करते हैं। टीयरिंग, बिल्कुल सही, वेरी गुड। टीयरिंग, क्रैक होना, फट जाना, तो मतलब हमने स्पेसिंग ऑफ रिविट रखा, तो स्पेसिंग ऑफ रिविट क्यों रख रहे हैं, इसीलिए रख रहे हैं जिससे सीट को किनारे पे फटने से रोका जा सके, टीयरिंग से रोका जा सके, क्रैकिंग से रोका जा सके। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े। इसीलिए ध्यान रखते हैं कि जो हमारी रिविट लगाई जा रही है वह सीट से कुछ अंदर, मतलब बिल्कुल किनारे ना लगे, थोड़ी दूरी छोड़ कर, कितना दूरी छोड़ करके, तो 2D के बराबर, वही यहाँ पे लिखा गया है 2D। देखिए यहाँ पे जो टी लिखा हुआ ना, सीट की मोटाई है, थिकनेस है। और देखिए एक चीज और होता है, स्पेसिंग ऑफ रिविट और पिच ऑफ रिविट भी होता है, रिविट का पिच भी होता है। पिच किसको कहते हैं, तो एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की कितनी दूरी रखे, वो पिच ऑफ रिविट कहलाती है। तो एक रिविट से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की दूरी, तो भैया एक रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। देखिए एक रिविट यह है, दूसरी रिविट यह है, तो दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है, इसका सेंटर यह हो गया, इस वाले का सेंटर यह हो गया, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाती है। क्या कहलाएगा, या पिच कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। और पिच हमारा 3D होता है, मतलब रिविट के व्यास का 3 गुना रखा जाता है। नहीं तो अगर ज्यादा नजदीक नजदीक हमारी रिविट लगेगी, जैसे एक रिविट यहां लगी है, एक रिविट यहां लगाया आपने, एक रिविट ये हो गई, एक रिविट ये हो गई, यहाँ पे दोनों लग गई, तो जो हमारा दोनों सेंटर है, तो इनके सेंटर्स के बीच की ये जो दूरी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। ज्यादा नजदीक होने पर क्या होगा, यहाँ भी रिविटों के बीच में फिर क्रैकनेस, मतलब रिविट वहीं से निशान पड़ेगा और क्रैक हो जाएगी, फट जाएगी, रिविट नहीं फंसेगी, सीट फट जाएगी। ठीक है, रिविट नहीं, सीट फट जाएगी। ज्यादा नजदीक नजदीक अगर रिविट लगा देंगे तो ज्यादा नजदीक नजदीक हो जाएगा भाई, हमारी कोई सीट है, कोई हमारी सीट है, होल ज्यादा नजदीक नजदीक हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो जो आप रिविट लगा के ठोकोगे तो क्या ऐसे पतली लाइन पड़ती जाएगी और यहीं से पूरा ऐसे लंबाई में सीट क्रैक हो जाएगी। इसीलिए रिविटों के बीच में भी एक मतलब एग्जैक्ट दूरी रखना जरूरी होता है। तो ये रिविट के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है, रिविट के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है पिच होती है, और इसको हम लोग रिविट के व्यास के 3 गुना के बराबर रखते हैं। कितना, रिविट के व्यास के 3 गुना के बराबर। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि रिविट का व्यास 20 mm है, तो आपने बता दिया कि स्पेसिंग ऑफ रिविट कितना होगा, 40 mm होगा। इस हिसाब से पिच कितना होगा, ये भी मुझे बता दीजिए। अगर स्पेसिंग ऑफ रिविट, जब रिविट का व्यास 20 mm था, स्पेसिंग ऑफ रिविट 40 mm हुआ, मतलब किनारे से हमने दूरी 40 mm छोड़ दी, तो एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी कितना रखेंगे, पिच कितना रखेंगे, थ्री भाई 3D बताया तो पिच है। जैसे 2D स्पेसिंग ऑफ रिविट है, किनारे से कितनी दूरी रखना है, 3D मतलब पिच, मतलब एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच कितनी दूरी रखना है। रिविट को प्लेट के किनारे से कितना दूरी रखना है, स्पेसिंग ऑफ रिविट,
दो रिविटों के बीच में कितना दूरी रखना है, पिच ऑफ रिविट। आ रही बात समझ में? रिविट को प्लेट से कितना किनारा छोड़ के रखना है, स्पेसिंग ऑफ रिविट। दो रिविटों के बीच में कितना गैप रखना है, पिच ऑफ रिविट। तो वही है कि किनारे से 2d के बराबर रखना है और दोनों रिविट के बीच में गैप 3d रखना है। 3 गुणे d मतलब रिविट का व्यास, तो रिविट का व्यास 20 है तो 3 गुणे 20, 20 से 60 हो जाएगा। तो पिच बराबर क्या है, मैंने बताया ना, पिच हमारा 3d के बराबर है, तो 3 गुणे 20, 20 से 60, तो एक रिविट से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की दूरी 60 होनी रहेगी। ठीक है। हाँ, और अगर आप 1.5d के हिसाब से नहीं लोगे यहाँ पे 45 क्यों आ रहा है भाई, 45 कैसे आ रहा है मुझे ये बताओ आप। आकाश भैया 45 कैसे, 45 का कोई सवाल ही नहीं है यार। 20 से मैं तो 20 से ही 60 होगा ना। मैंने इसमें कुछ तो बताया नहीं आपको, मैंने 1.5d तो बोला नहीं है पिच होगा, पिच तो फिक्स है 3d रहेगा। स्पेसिंग ऑफ रिविट में डाउट था ना कि 1.5d ले कि 2d ले, पिच ऑफ रिविट में कहां से डाउट हो रहा है आपको भैया, ये तो यार एक ही है ना। हद है यार, 3d एक ही है ना, पिच ऑफ रिविट में तो मैंने कोई दो वैल्यू बताई नहीं। हाँ, स्पेसिंग ऑफ रिविट में एक बार एग्जाम में अलग माना गया था तो उसको भी मैंने बता दिया कि थोड़ा दिमाग में रहेगी, कभी ऑप्शन 2d ना मिले 1.5d मिले तो उसको भी सही कर लो आप। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं और अच्छे समझते हैं। देखिए स्पेसिंग ऑफ रिवेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, किनारों को फटने से रोकना। मैंने पहले ही आपको बताया। देखिए यहाँ दो सीटें हैं एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ी गई है, ध्यान दीजिएगा। एक सीट यह है, एक सीट देखिए नीचे रखी गई है, यह वाली जो सीट है ना, एक सीट देखिए यह है, यह नीचे वाली सीट है। यह जो मैं लाइन खींच रहा हूं इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या डॉटेड दिखाया गया, देख रहे हैं। डॉटेड का मतलब होता है कि यह नीचे है, छिपे हुए भाग को हम लोग दिखाए, हिडन पार्ट को जब दिखाया जाता है ना डॉटेड लाइन खींची जाती है। ड्राइंग में पढ़ाया है मैंने, जब हिडन पार्ट को दिखाएंगे तो उसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, किससे, डॉटेड। तो जब सीट हमारी एक नीचे सीट है, इसके ऊपर दूसरी सीट रखी गई है, तो यह सीट नीचे छिप गई है, इसलिए हमने डॉटेड दिखाया कि एक सीट का टुकड़ा ये है, यह पार्ट ए हो गया। ये जो मैंने अभी पूरा लाइन खींचा ये पार्ट ए हो गया। और दूसरा जो है सीट हमारी कौन सी है, तो दूसरी सीट यह है, यह इसके ऊपर रखी गई। यह पहले नीचे एक सीट रख दी गई, अब उसके ऊपर जो रेड कलर से मैं खींच रहा हूं यह सीट ऊपर रखी गई है, यह हिस्सा, यह हमारी क्या है, यह सीट हमारी पार्ट ए वाली सीट के ऊपर रखी गई है, यह जो रेड वाली है यह हमारी क्या है, पार्ट बी है। ठीक है। तो यह देख रहे क्रैक हो गया, क्रैक क्यों हो गया, क्योंकि हमने रिविट जो लगाया डियर यहाँ पे जो हमने रिविट लगाया है, देख रहे हैं, यह जो रिविट है हमारी, ये जो रिविट है, तो देखिए यह सीट से हमारी सीट के ज्यादा किनारे पे हमने लग दिया। हमें सेंटर से कितना दूरी रखना चाहिए था, तो जो रिविट का सेंटर था इससे हमें 2d दूरी पे रखना था। लेकिन यह नीचे वाली सीट है, नीचे वाली सीट जो पहले मिलेगा, तो पहले हमें यही सीट मिल रही है, ऊपर वाली जो है तो यह कितना किनारे है देख रहे हैं। तो रिविट को हम जब ज्यादा किनारे, मैंने बोला जब सीट के ज्यादा किनारे अगर आप रिविट लगा दोगे तो ऐसे ही सीट क्या होगी, किनारे पे क्रैक हो जाएगी, फट जाएगी। वही दिखाया गया, देखिए सीट हमारी फट गई, किनारे पे क्रैक हो गई है। आ रहा समझ में कि नहीं। यह पिंक वाला जो है हमारा, यह पार्ट है जो नीचे रखा गया है, एक सीट नीचे रखी गई है, इस सीट के ऊपर दूसरी सीट रख दी गई है। ठीक है। अब इन दोनों सीटों को हम लोग आपस में होल करके रिविट के द्वारा जोड़ेंगे। तो जब हम लोग होल सीट के ज्यादा किनारे कर देंगे तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगी, अगर ज्यादा किनारे कर देंगे तो। मैंने बोला ना कि अगर हमारे पास सीट है इस तरह से और हम होल क्या कर दे, होल हम लोग जो कर रहे हैं रिविट को जोड़ने के लिए सीट के ज्यादा किनारे कर दें, सीट के ज्यादा किनारे पे होल कर देंगे तो यहां से सीट ऐसे क्रैक हो जाएगी, सीट क्या होगी, क्रैक हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। हाँ, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रखा, ये हमने स्पेस ऑफ रिविट कम रख दिया, 2d से कम रख दिया। जब स्पेस ऑफ रिविट कम होगा तो सीट के किनारे से फटने का डर रहेगा, सीट किनारे से क्रैक हो जाएगी, फट जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिंग ऑफ रिविट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, किनारों को फटने से रोकना होता है, कि किनारे उसके क्रैक ना हो, फटे ना। ठीक है। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि 2d से हमें ये मालूम हो गया कि 2d से कम नहीं होना चाहिए, लगभग 2d रखना चाहिए। तो लेकिन दिमाग में आएगा ना कि मैं 2d ही क्यों रखूं, मैं और ज्यादा अंदर कर लूं। जैसे यहाँ पे हम लोग किनारे से 2d के बराबर अंदर, हम सोचेंगे कि यार रिविट को और ज्यादा अंदर कर लेते, और ज्यादा सेफ हो जाएगा। सीट के किनारे पे जब रिविट सीट के ज्यादा किनारे जा रही है तो सीट हमारी क्रैक हो जा रही है, फट जा रही है, तो क्यों ना हम लोग रिविट को बहुत ज्यादा अंदर कर ले, एकदम सेफ महसूस करें। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं कर सकते हैं,
कितना ज्यादा अंदर किया जा सकता है, मतलब मिनिमम कितना, हम लोग किनारे से मिनिमम 2D हमें दूरी रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं रख सकते। रिविट का जो सेंटर रहेगा सीट के किनारे से मिनिमम 2D के बराबर रहेगा। मैक्सिमम कितना अंदर ले जा सकते हैं, मिनिमम का तो मैंने बता दिया कि भैया व्यास के दुगने के बराबर आपको मिनिमम रखना है, उससे कम नहीं चलेगा। तो अब बात आएगी कि मैक्सिमम कितना अंदर ले सकते हैं। ये तो मिनिमम होगा कि मिनिमम हम लोग किनारे से इतना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना अंदर तक जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना अंदर तक जा सकते हैं, तो वह डिपेंड करेगा कि सीट की मोटाई कितनी है। तो सीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो दी जाने वाली स्पेसिंग है रिविट में, दी जाने वाली स्पेसिंग मतलब किनारे से दूरी, वह जो होगी प्लेट या सीट की मोटाई, जिस प्लेट को हम लोग जोड़ रहे हैं, ये जो प्लेट जोड़ी जा रही है इसकी ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है टी थिकनेस, इसकी ये जो टी है थिकनेस है, जो मोटाई है, उस मोटाई की 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी जो मोटाई है इससे 10 गुना से अधिक अंदर नहीं, क्योंकि इससे क्या दिक्कत आएगी, अगर ज्यादा जोड़ करेंगे तो गैप उत्पन्न हो जाएगा। देख रहे हैं हमने यहाँ पे रिविट को 2D से मिनिमम 2D रखना है, 2D से कम नहीं होना चाहिए, और सीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक अंदर नहीं होना चाहिए। ज्यादा अंदर अगर मान लीजिए, वही देखिए यहाँ दिक्कत हुआ है कि हमने रिविट को क्या किया, ज्यादा अंदर जोड़ दिया, तो अब यहाँ साइड में किनारे क्या होंगे, खुलने लगेंगे, सीट के किनारे क्या होंगे, खुलने लगेंगे। आधी बात समझ में कि नहीं, सीट के किनारे क्या होंगे, देखिए सीट के किनारों में गैप उत्पन्न हो गया, सीट के किनारे खुलने लगेंगे। तो 2D से कम नहीं, और सीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक अंदर नहीं रख सकते हैं। किनारे पे कितना, तो रिविट के व्यास से 2 गुना 2D, रिविट के व्यास के 2 गुना दूरी के बराबर मिनिमम अंदर होना चाहिए, उससे कम नहीं। मैक्सिमम कितना अंदर होना चाहिए, तो सीट की मोटाई के 10 गुना के बराबर, उससे ज्यादा अंदर नहीं कर सकते। ज्यादा अंदर कर देंगे अगर सीट की मोटाई के 10 गुना से भी ज्यादा अगर आपने रिविट को अंदर किया, तो सीट के किनारों पे इस तरह से गैप उत्पन्न हो जाएगा, सीट खुल जाएगी, अच्छे से आपस में बैठी नहीं रहेगी, सीट इस तरह से खुलने लगेगी, दोनों किनारों पे देखिए खुली हुई है। राम बच्चन भैया पहले आप कल की क्लास देख लीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्लास हो यार तो पहले सीरियल से देखते हुए आइए, आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना आप नहीं सोचेंगे उतना उससे ज्यादा मैं बता के रखा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये कहानी समझ में आई। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं जो लोग हम लोग यहाँ पे जो हमने टी यूज किया, मतलब जो सीट यूज की, सीट मान लीजिए आपकी कितनी है, तो मैं कह दूंगा आपकी जो सीट है वो 25 mm मोटी है भैया, कितना, 25 mm मोटी है। मैंने बोल दिया जो टी है थिकनेस है, जो सीट की मोटाई है वो कितना है, सीट 25 mm मोटी है। तो आप मुझे बताइए कि रिविट को हम लोग मैक्सिमम कितना अंदर ले जा सकते हैं, या किससे अधिक दूरी पर नहीं ले जाना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ रिविट किससे अधिक नहीं ले सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ रिविट 2D से कम नहीं, 2D से कम नहीं ले सकते, और सीट की मोटाई के 10 गुना से अधिक नहीं ले सकते। दो चीजें मैंने बताई कि स्पेसिंग ऑफ रिविट 2D से कम नहीं लिया जा सकता है, और सीट की मोटाई के 10 गुना से अधिक नहीं लिया जा सकता। तो अगर मैं बोलूं सीट की मोटाई हमारी 25 mm है, तो स्पेसिंग ऑफ रिविट मैक्सिमम कितना जा सकता है, किससे अधिक नहीं लेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया भाई, मैंने बोला सीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक नहीं, अगर सीट की मोटाई 25 mm है, 25 mm है सीट की मोटाई, तो इससे 10 गुना से अधिक अंदर नहीं, मतलब 25 दाह में 250 mm, कहने का मतलब है हम लोग तब इसको 250 mm से अधिक अंदर रिविट को नहीं जोड़ सकते हैं ना, 250 mm से पहले ही रखना पड़ेगा। स्पेसिंग ऑफ रिविट, सॉरी स्पेसिंग ऑफ जो रिविट है हमारा, रिविट की डाया के 2D, रिविट की व्यास के 2 गुना से कम नहीं रख सकते स्पेसिंग ऑफ रिविट, और सीट की मोटाई के 10 गुना से ज्यादा नहीं रख सकते स्पेसिंग ऑफ रिविट। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि स्पेसिंग ऑफ रिविट जो है, जो स्पेसिंग ऑफ रिविट है, जो हमारी रिविट का किनारे से दूरी है, वह हम लोग रिविट के व्यास के 2 गुने से कम नहीं रख सकते किनारे से दूरी, और सीट की मोटाई के 10 गुना से अधिक नहीं रख सकते। नहीं, इससे आप 50 नहीं निकालोगे भाई, यह सीट की मोटाई है, यह सीट की मोटाई है, दूरी इस पे डिपेंड करेगा ना। 2D वाला आप इससे लेते हो ना, रिविट का व्यास कितना है, रिविट का व्यास कितना है, ये तो टी है, थिकनेस है 25, क्या है 25 टी है, थिकनेस है डी नहीं है, वो टी है, थिकनेस है। बाकी यह इस पे डिपेंड करेगा ना, रिविट का व्यास कितना है डी,
50 नहीं लोगे? 50 आप उसको 50 कैसे? मैंने डाया नहीं बताया है, यह मैंने 25 mm थिकनेस बताई थी सीट की। तो थिकनेस से ये पता चलता है कि रिविट को हम लोग किससे ज्यादा अंदर नहीं रख सकते हैं, और रिविट के व्यास से ये पता चलता है कि कितना मिनिमम अंदर रखना चाहिए। क्लियर मुकेश जी? कंफ्यूज हो गए आप लग रहा है ना? थिकनेस है 25 जो है, डाया नहीं है, थिकनेस है। कितना मिनिमम यहां रखना चाहिए, तो जब रिविट का व्यास पता चलेगा तब ना आप निकालोगे 2D। है भाई? कंफ्यूज हो जा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत की नहीं बात है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आ जाइए। आगे हमारे पास पिच ऑफ रिविट, अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था, पिच ऑफ रिविट कि रिविट का पिच कितना रखते हैं। तो दो रिविट के केंद्र के बीच की दूरी, दो रिविट के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही पिच होता है। जैसे कहीं पे थ्रेड कटा हुआ हो, कहीं थ्रेड कटा हुआ है, तो वहां भी ऐसे होता है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है पिच कहलाती है, अगर कहीं थ्रेड कटा हुआ है। कोई हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड में भी ऐसे दांते कटे होते हैं, किसमें? हेक्सा ब्लेड में, इसमें भी दांते कटे होते हैं, यहाँ भी पिच होता है। एक दांते से दूसरे दांते तक की जो दूरी होती है ये पिच कहलाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी पिच है रिविट में भी। तो अब वहां पे दांते हैं, वहां पे थ्रेड है, यहाँ रिविट है, तो यहाँ रिविट के सेंटर, ये देखिए ऊपर रिविट का, देखिए जो बड़ा वाला है रिविट का हेड है, समझ रहे हैं ना? और जो ये छोटा वाला डॉट डॉट दिखाया गया ये होल है, क्योंकि होल रिविट के हेड के नीचे छिप गया है, इसलिए डॉटेड लाइन से। मैंने बताया है आपको, कहां बताया? ड्राइंग में, जो लोग ड्राइंग वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि हिडन लाइन को हमेशा डॉट डॉट से दिखाते हैं, डैश डैश। हिडन लाइन हमेशा डैश डैश के द्वारा, मतलब कोई छुपा हुआ भाग हो तो डैश डैश के द्वारा। तो यहां देखिए दिखाया जा रहा है कि 2 सीट है, ठीक है, ये बट जॉइंट वाली सीट दिखा दिया क्या यहाँ पे? 2 सीट है हमारे पास ना, बट जॉइंट वाली सीट दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 सीट है यहाँ पर, क्या है? इनको जोड़ा जा रहा है, जहां लोग जोड़ रहे हैं तो यह जो बड़ा वाला है, क्योंकि देखिए कहीं पर भी होगा, एक सीट यह हो गई, मान लीजिए आपकी एक सीट यह हो गई, दूसरी सीट इसके नीचे हो गई, 2 सीटें हो गई। अब इसमें बना होगा होल, क्या बना है? होल। होल में जब हम लोग रिविट को डालेंगे तो रिविट डालने के बाद उसका हेड ऐसे फैल जाएगा और इधर भी फैल जाएगा। तो हेड क्या करेगा? हेड जो है होल को छिपा लेगा ना, होल यहाँ अंदर है, हेड इसका फैलेगा तो दोनों साइड से अब होल आपको नहीं दिखे कि हेड ने छिपा लिया। तो अगर आप ऊपर से इसका टॉप भी बनाएंगे तो यह सबसे बड़ा वाला डाया, और फिर यह होल जो कि इसके अंदर छिपा हुआ है, तो जो होल है जो छिपा हुआ तो उसको हम लोग डैश डैश के द्वारा, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। जो यह पूरा क्लियर लाइन है, डार्क लाइन है, पूरी कंप्लीट लाइन है, यह हमारा रिविट के हेड के डाया को बता रहा है, और जो अंदर हमारा डैश डैश द्वारा या होल के डाया को बता रहा है। इसीलिए दो दो खींचा गया है, इसीलिए सब में दो दो खींचा गया, डैश डैश वाला होल के डाया को और कंप्लीट लाइन वाला रिविट के डाया को, रिविट के हेड के डाया को, रिविट के डाया को नहीं, सॉरी, रिविट के डाया को नहीं, रिविट के हेड के डाया को, रिविट का जो हेड है। आया समझ में कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे बात करें किसकी? पिच ऑफ रिविट की। तो दो दो रिविट है भाई, एक रिविट यहाँ लगाई जाएगी तो इसका सेंटर ले लेंगे, तो रिविट का सेंटर, रिविट का सेंटर, रिविट का सेंटर, और इधर होगा ये रिविट का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। तो रिविट के सेंटर्स के बीच की दूरी, या रिविट का सेंटर हो गया, तो रिविट के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है ये हमारा क्या होता है? पी होता है, पी मतलब पिच, ठीक है। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों बात वही है। तो रिविट के सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? एक रिविट से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है भाई? वही हमारा पिच होता है, ठीक है। पिच कितना रखा जाएगा? 3D, पहले ही मैंने बता दिया था। इसमें तो क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ डाउट होगा, है भाई? इसमें नहीं कुछ डाउट होना चाहिए। तो पिच हमारा कितना रहेगा? 3D, रिविट के व्यास का 3 गुना, वही है दिखाया गया। देखिए दो रिविट के केंद्र के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो रिविट के केंद्र के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमारा क्या होता है? पिच होता है। पिच हमारा कितना रहेगा? तो ये रिविट के व्यास के 3 गुने के बराबर होती है। पी बराबर 3D, पिच बराबर 3D। डी क्या है हमारा? डी रिविट का व्यास है, डी क्या है? रिविट का व्यास। पीछे भी लिखा था मैंने कि नहीं?
यहाँ पर भी ना ये जो डी है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो 2D है इसमें जो हमारे पास ये डी है, ये डी जो है हमारे पास डी है, यह क्या है, रिविट का व्यास है। ठीक है, आई बात समझ में। तो वही है कि यह दूरी जो होती है रिविट के व्यास के 3 गुने के बराबर होती है, तो वही है पिच इज इक्वल टू 3D। कितना, 3D। डी हमारा रिविट का व्यास हो गया। डायगोनल पिच, डायगोनल मतलब विकर्ण के रूप में, यहां से यहां, यह तो हमारा स्ट्रेट हो गया। डायगोनल पिच कितना रखा जाए, मतलब इससे डायगोनल पिच का मतलब हो गया, देखिए यह रिविट का सेंटर यहाँ पे है तो ऐसे खींच दीजिए, और यह रिविट का सेंटर यहाँ पे है, ऐसे खींच दीजिए, इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक डायगोनल आया, समझ के विकर्ण के रूप में। यह सीधा हो गया, यह विकर्ण के रूप में हो गया। तो इस रिविट के सेंटर से इस रिविट के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, यह डायगोनल पिच होगी। इसी को हम लोग पीडी से दिखाएंगे, पी और स्मॉल डी मतलब डायगोनल पिच। सिर्फ पी लिखा हुआ है तो पिच, पी और डी, डी डायगोनल पिच। डायगोनल पिच कितना होता है, तो उसके लिए फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, 2p + d/3। कितना है, पी डी डायगोनल पिच इज इक्वल टू 2p, 2 इंटू पिच प्लस डी, डी का मतलब रिविट का व्यास, अपान 3। नॉर्मल पिच 3D के बराबर, डायगोनल पिच तो इस फार्मूले से 2 इंटू पिच प्लस डी, डी मतलब रिविट का व्यास बटे 3। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो रिविट यूज किया गया भैया, रिविट का जो डाया है, रिविट का, अगर मैं बोलूं रिविट का व्यास जो है वह कितना है, जो रिविट का व्यास है डी बराबर कितना है, 10 mm है। तो आप मुझे बताइए, पिच कितना होगा। तो आप मुझे बताइए पिच कितना होगा। अगर रिविट का व्यास 10 mm है तो पिच कितना होगा। बताइए भाई। डी बराबर 20 तो पी बराबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए ना। क्या होगा, P बराबर 3 इंटू डी, 3 इंटू डी का मान 10 है तो 3 दाम में 30 mm, मतलब पिच इसका 30 mm हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये तो पता चल गया कि दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कितना रखना है, तो मिनिमम हमें रखना है 3D। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, और अगर ज्यादा रख देंगे तो उसमें नुकसान क्या है, यहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, वह कह रहे हैं कि यदि रिविट की पिच बहुत कम है, मतलब हमें बीच में मिनिमम कितना दूरी रखना था, हमें दो रिविट के सेंटर्स के बीच में, हमें दो रिविट के बीच, दो रिविट के सेंटर के बीच में जो दूरी रखनी थी, जो पिच रखना था, ये पिच था, रिविट के सेंटर के बीच की दूरी पिच थी, क्या थी, पिच थी। यह रखना कितना था हमें, 3D के बराबर, मतलब रिविट के व्यास के 3 गुने के बराबर। लेकिन हमने टू क्लोज कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया, 3D से भी कम कर दिया। अगर आप ज्यादा नजदीक नजदीक रिविट लगा दोगे तो जब बार बार आप ठोकते जाओगे तो यहाँ निशान बनता जाएगा, और ऐसे होते हुए जब बीच से रिविट पे से एक सीधी लाइन बन जाएगी, और वहीं से सीट हमारी क्रैक होकर दो भागों में विभक्त हो जाएगी। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपने लाइव एग्जाम्पल भी ऐसी चीजें आपने कभी देखा होगा, कोई ज्यादा नजदीक नजदीक ठोक देंगे तो क्या होगा, उसमें भाई कोई सीट है, एक सीट हमारे पास यह हो गई, और एक सीट इस पे मान लीजिए, और हमने रख करके ऐसे जोड़ दिया, दो सीटों को जोड़ रहे, ये रिविट हमने क्या किया, ज्यादा नजदीक नजदीक लगा दिया। जब रिविट को हम लोग ज्यादा नजदीक नजदीक लगाएंगे तो जब जब आप ठोकते जाओगे तो यहाँ बीच में लाइन पड़ती जाएगी, लाइन पड़ती जाएगी, और वहीं से क्रैक होकर फट जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? ये बात समझ में आ रही है? वही कह रहा है कि यदि रिविट का पिच जो है बहुत कम होगा तो रिविट एक दूसरे के अत्यंत क्लोज आ जाएगी, टू क्लोज, बहुत नजदीक आ जाएगी, और रिविट जोड़े जाने वाले प्लेटों को सेंटर लाइन के साथ या सेंटर लाइन बनती जाएगी, और वहीं से प्लेट को तोड़ देगी, दो भागों में विभक्त कर देगी। ठीक है, अगर नजदीक हो जाता है तो ये दिक्कत है। उसमें भी ऐसे ही जब वो ज्यादा किनारे हो रहा था तो सीट क्रैक हो जा रही थी।
वैसे जब हमारे रिविट ज्यादा नजदीक नजदीक होगा तो यह बीच से सेंटर से फाड़ देगी, उसको क्रैक कर देगी, सेंटर लाइन के साथ उसको तोड़ देगी। और अगर बहुत ज्यादा दूर हो जाए, जैसे एक रिविट हमने यहां लगाया, दूसरी बहुत ज्यादा दूर लगा दी, तो बीच में क्या होगा, सीट के बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा, तो इस तरह से बकलिंग हो जाएगा, सीट मुड़ जाएगी, ऊपर नीचे खुल जाएगी, बीच में से खुलने लगेगी या ऊपर नीचे मुड़ने लगेगी, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी सीट बीच में, उसी को बकलिंग कहते हैं। तो बकलिंग कब होता है, जब दो रिविटों के बीच में गैप ज्यादा हो जाए। अगर रिविट हम ज्यादा दूर दूर लगा देंगे तो वहां सीट बीच में मुड़ने लगेगी, खुलने लगेगी, बकलिंग बोलते हैं उसको, कि बकलिंग हो जाएगा। और अगर रिविट ज्यादा नजदीक नजदीक लगा देंगे तब क्या दिक्कत आएगी, तो रिविट हमारी सेंटर लाइन से टूट जाएगी, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि दूरी हमारी एक, हाँ आपने कोई पतली कील को हैमरिंग के समय, बिल्कुल सही आपने बोला मुकेश भाई, कील जब हैमरिंग करते हैं, कील ठोकते हैं कहीं कि लकड़ी वकड़ी पे, कोई प्लास्टिक, अगर ज्यादा नजदीक नजदीक कील ठोकने लगेंगे तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा, जैसे ये क्रैक हो रहा है। अब इसमें भी बात करेंगे हम लोग कि बीच में कितनी दूरी रखें, मिनिमम कितनी दूरी रखना है, तो हमें मालूम है 3D से कम नहीं रखना भैया, 3D से कम नहीं, 3D से कम नहीं रखना है। दो रिविट के बीच में दूरी कितना रखना है, तो 3D से कम नहीं रखना। अगर आप 3D से कम किए, दूरी आपने पिच कम किया 3D से, तो तुरंत क्या होगा, सेंटर लाइन के साथ या पूरा क्रैक कर जाएगा। अब आप कहोगे तब इनके बीच में ज्यादा ज्यादा गैप रख लेते हैं, तो ज्यादा गैप रखेंगे तो ऐसे बकलिंग वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना रखें, मिनिमम तो पता है कि 3D से कम नहीं दूरी रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो वह सीट की मोटाई से, जो सीट की मोटाई है, जो थिकनेस है, या जो सीट है हमारी, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है टी, जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उससे 24 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। 3D से कम नहीं होना चाहिए, 24 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहां पे क्या था पिच ऑफ रिविट वाले में, सॉरी स्पेसिंग ऑफ रिविट में, कि 2D से कम नहीं और सीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक नहीं। इसमें क्या है, इसमें 3D है, 3D से कम नहीं, पिच जो है 3D से कम नहीं रहेगा दोनों सेंटर के बीच की, और जो है इनके बीच मैक्सिमम कितना रहेगा, तो सीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, वही यहां लिखा हुआ है। यदि पिच बहुत दूर दूर नजदीक नजदीक है तो सेंटर लाइन से फट जा रही है, टूट जा रही है, और पिच बहुत दूर है तो सीट रिविट के मध्य में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग। ठीक है। और अधिकतम कितना, तो एक रिविट के मध्य की अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो सीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक नहीं, 3D से कम नहीं, 24 गुना, सीट की मोटाई के 24 गुना से अधिक नहीं। ठीक है, अन्यथा अधिक दूरी होने पर रिविट के मध्य प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी इस तरह से, इसी को हम लोग बकलिंग कहते हैं। आया समझ में कि नहीं। अगर मैं यहां पे बोल दूं आपसे, ये तो आपने पीछा फ्लूइड तो बता ही दिया। अगर मैं बोलूं कि ये जो सीट यहां पर लगाई गई है डियर, सीट का जो मोटाई है, सीट की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, 20 mm है। सीट की मोटाई की बात कर रहा हूं, रिविट की डाया कि नहीं, सीट की जो यह मोटाई है, सीट की यह जो मोटाई है, ये जो टी है, टी बराबर थिकनेस, थिकनेस मोटाई कितना है भैया, 20 mm है। थिकनेस कितना है, 20 mm है। तो आप बताइए कि हम लोग मैक्सिमम कितना, मतलब किससे अधिक दूरी नहीं रख सकते हैं, रिविट के मध्य में किससे ज्यादा दूरी नहीं रखेंगे अगर सीट की मोटाई 20 mm हो। भाई 24 गुणे 20 बराबर 240, कौन सा गुणा किए हो डियर, कमाल का कर दिए हो। 24 गुणे 20 आपने क्या, और 240 आ गया यार, ये वाला हमको भी सिखा दोगे क्या बड़ा कमाल का गुणा किए हो आप। ये कैसे हो रहा है, जरा हमको भी सिखा देते, 24 गुणे 20 वाला कॉन्सेप्ट यार, बड़ा जबरदस्त आप लोग कर रहे हो। एक लोग कर दिए, सभी लोग उसी में आ गए, हमको भी सिखा दो, हम भी उसी लाइन में आ जाए पीछे से, 240 240 है भैया, हम भी आ जाए पीछे पीछे। चलिए अब ठीक है, कितना होगा डियर, 480। भाई 24 गुना रखना है ना, तो सीट की मोटाई 24 गुणे टी, थिकनेस, थिकनेस कितना है, 20 है, 24 गुणे 20, 24 गुना 48, एक जीरो है, जीरो बढ़ा लेंगे,
सीधा सीधा है, 24 गुना 48। और आप लोग चापे पड़े हो एकदम अलग, एक लोग चल दिए भेड़ बकरी की तरह, सब लोग पीछे पीछे लग गए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दिमाग खर्च करने से खर्च नहीं होता है, बढ़ता है। यही एक ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। ये मत सोचा करिए कि यार यहाँ लगा दूंगा तो इतना मेरा कम हो जाएगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, काफी टाइम भी हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिवेट रेफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवेट इंटरफेरेंस ना, इसको नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। अब जरा इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बार फिगर को दोबारा से जब क्लासेस खत्म होंगी दोबारा से खोल करके देखिएगा, थोड़ा एक बार फिर से अपने दिमाग में सोचिएगा कि स्पेसिंग ऑफ रिवेट क्या है, किनारे से कितना दूरी रख रहे हैं, और किससे ज्यादा दूरी नहीं रख सकते हैं, मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। फिर पिच ऑफ रिवेट क्या है, दो से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी है, तो मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। मिनिमम नहीं रखने पे क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा रखने पे, मतलब कम रखने पे क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा रखने पे क्या दिक्कत हो रही है। इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, सभी लोगों को भैया थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।